ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रोशनी सिंह और देखिए बात करेंगे ईरान ओमान गठजोड़ को लेकर और इसका असर जो अमेरिका इजराइल पर पड़ेगा उसको लेकर। फारस की खाड़ी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच जारी भीषण तनातनी के बीच देखिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। जिस हॉर्मुज की संकरी समुद्री पट्टी पर कब्जे के लिए वॉशिंगटन और तेहरान के बीच जंग छिड़ी है, वहां ईरान ने एक बहुत बड़ा कूटनीतिक दांव चल दिया है। आप देखिए ईरान और ओमान के बीच हॉर्मुज को लेकर एक नई और बेहद अहम डील पर चर्चा अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। अगर यह समझौता फाइनल हो जाता है तो डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की पूरी चक्रव्यूह रणनीति ध्वस्त हो सकती है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं आप समझिए। इस नए समझौते के तहत हॉर्मुज के समुद्री रास्ते पर ईरान की पकड़ और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी और इतना ही नहीं, इस रणनीतिक मार्ग से गुजरने वाले तमाम कमर्शियल जहाज हैं उससे ईरान सुरक्षा और सर्विसेज के नाम पर 7% तक का भारी भरकम शिपिंग चार्ज वसूल सकेगा। अमेरिका चाहता था कि वो अपने सहयोगियों के साथ मिलकर हॉर्मुज की निगरानी करे, अपने हाथों में ले ले उसकी निगरानी और ईरान की आर्थिक घेराबंदी करे, लेकिन क्षेत्र में तटस्थ माने जाने वाला देश ओमान के साथ हाथ मिलाकर तेहरान ने अमेरिका इजराइल गठबंधन की हवा निकाल दी है। दुनिया की 20% तेल आपूर्ति का मुख्य जरिया माने जाने वाले इस रास्ते पर अब देखिए ईरान का सिक्का चलेगा, ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। अब आपको जरा बताते हैं कि खबर क्या है। अमेरिका और ईरान के बीच हॉर्मुज के समुद्री रास्ते पर कब्जे की होड़ है। दोनों देशों में हॉर्मुज को लेकर नई सीक्रेट डील पर सहमति के करीब बनते हुए नजर आ रहे। समझौता लागू हुआ तो हॉर्मुज पर तेहरान की पकड़ और भी ज्यादा मजबूत होगी। कमर्शियल जहाजों की आवाजाही पर 7% शुल्क वसूल सकेगा ईरान। ऐसा समझौता हो रहा है। वॉशिंगटन और तेल अवीव की संयुक्त नाकाबंदी रणनीति फेल होती हुई नजर आएगी। अमेरिका की समुद्री ट्रैफिक के निकास और जो प्रबंधन है उसमें ओमान अपनी अहम भूमिका निभाएगा। हॉर्मुज को अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण में लेने की अमेरिका योजना को एक बहुत बड़ा झटका लगेगा इस समझौते से। और देखिए शिपिंग चार्ज से दुनिया भर में समुद्री माल ढुलाई की लागत भी बढ़ना तय माना जा रहा है, क्योंकि आप समझिए वहां से चीजें निकल ही नहीं पाएगी, जहाज ही नहीं निकल पाएंगे तो क्या स्थिति बनेगी, अंदाजा लगा ही सकते हैं आप। ईरान ओमान फॉर्मूला क्या है अब ये भी जरा समझिए, जो कि समझौता दोनों के ही बीच में हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का प्रबंधन ईरान के पास रहने का यह प्रस्ताव है। समुद्री मार्ग की सुरक्षा की जिम्मेदारी ईरान संभालेगा। ऐसी अटकलें तेज हो रही है। गुजरने वाले जो भी जहाज होंगे उन पर ट्रांजिट टैक्स वसूला जाएगा ईरान के द्वारा। टैक्स का 75% हिस्सा ईरान को मिलेगा और टैक्स का 25% हिस्सा ओमान को देने का प्रस्ताव है। वैश्विक तेल और व्यापार मार्ग पर अब दुनिया की नजरें इस पर टिकी हुई है। अब देखिए इसी विषय पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल संजित सिरोही जी जुड़ चुके हैं। संजित सिरोही जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर खास बातचीत में जुड़ने के लिए। संजय जी, ऐसा लग रहा है कि मानो ओमान मध्यस्थ की भूमिका समझ नहीं पा रहा है, वो परिभाषा समझ नहीं पा रहा है। क्या होता है, दोनों के हितों के बारे में आपको सोचना होता है, आपको दोनों के ही बातों को निष्पक्ष तरीके से संतुलन के साथ एक दूसरे देश के पास रखना होता है, लेकिन ये जो भूमिका एक देश की शर्तों को आगे बढ़ाता हुआ ओमान नजर आ रहा है, क्या कसौटी पर वाकई मध्यस्थता के उतर पा रहा है क्या ओमान? जय हिंद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने चैनल पे मुझे आमंत्रित किया। देखिए, जो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मुद्दा है ये इतना आसान नहीं, और ना कि ये जो ईरान और ओमान के बीच में बातचीत हो रही है उसका जो है इसमें किसी तरीके का मुझे लगता नहीं कि कामयाबी होने के चांसेस हैं, क्योंकि जो ईरान चाह रहा है वो होना मुश्किल है, क्योंकि ईरान पूरा का पूरा कंट्रोल चाहता है और ईरान चाहता है उसके ऊपर टैक्स लगे, लेकिन पूरी दुनिया इस चीज को मंजूर नहीं करेगी क्योंकि ये इंटरनेशनल वाटर है। नंबर दूसरा, अगर आप देखें, ईरान ने कहा है कि जो जहाज कॉमर्शियल जो शिप्स हैं वो ईरान के रास्ते से अंदर जाएंगे और ओमान के रास्ते से बाहर आएंगे। टैक्स वसूली ईरान करेगा। आप बता रहे हैं 75% उसमें से ईरान ले लेगा, ओमान को सिर्फ 25% मिलेगा। तो इसका साफ मतलब ये है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल नहीं छोड़ेगा और उस पर टोल टैक्स लगाएगा, सर्विस टैक्स लगाएगा। आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि वो आपसे वसूली करेगा, जिसकी वजह से जो है कीमतें बढ़ेगी, जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है वो बढ़ेगा। और जो वर्ल्ड की इंश्योरेंस कंपनीज है उन्होंने साफ कह दिया है कि कोई भी जहाज अगर जो है ये फीस देता है
तो हम उसकी इंश्योरेंस नहीं करेंगे, बिकॉज ये जो तरीका है दिस इज अगेंस्ट द इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ। तो अगर इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ को हम अगर जो है मानते हैं और पूरे दुनिया मानती है उसको, अगर उसको लेके चले तो ये ईरान का चलने वाला नहीं है। वो बात अलग है कि इस टाइम जो है अमेरिका की स्थिति उतनी स्ट्रांग नहीं रह गई है जितनी स्ट्रांग 28 फरवरी को थी या 8 अप्रैल को थी। लेकिन अभी ये पूरा का पूरा कंट्रोल अगर ईरान के पास चला जाएगा तो आप ये मानिए ना कि इसमें अमेरिका और इजराइल की हार है, इसमें पूरे विश्व की हाल है। और मुझे लगता है कि पूरे विश्व को इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। जी। लेकिन संजीत जी, आपने बिल्कुल सही बात कहा कि इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ के हिसाब से तो बहुत सी चीजें हैं, लेकिन अमेरिका या फिर ईरान या इजराइल मानने को कहां तैयार है कोई भी रूल या फिर कोई भी लॉ को। लॉ में तो ये भी था ना कि आप मिसाइल वहां पर नहीं लगा सकते, आप नीचे जो भी बम्स लगाए गए हैं वहां पर वो सारी चीजें नहीं कर सकते। लेकिन आज क्या हो रहा है, अमेरिका भी दावे ठोक रहा है, ईरान भी दावे ठोक रहा है, केवल नियंत्रण के बारे तो धज्जियां तो उड़ाई जा रही है इस लॉ की। देखिए, इंटरनेशनल लॉ की किसी भी लॉ की आप देखिए तो धज्जियां तो पिछले 3-4 साल में जब से रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया तब से यूएन कन्वेंशन जितने हैं या जितने इंटरनेशनल रूल्स एंड लॉज हैं उनकी सबकी धज्जियां उड़ गई हैं। उसमें मैं आपसे पूरी तरीके से सहमत हूँ। लेकिन कहीं पे आप ये देखिए, कहीं पे जो धज्जियां उड़ी हैं वो बायलैटरल झगड़ी हुई, जैसे जेनोसाइड इजराइल ने जो गाजा में किया है वो गाजा का और इजराइल का मामला है। उधर रशिया और यूक्रेन में सिविलियंस को मार रहे हैं, वो रशिया यूक्रेन का मामला है। लेकिन ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है ये सिर्फ ईरान और अमेरिका या इजराइल का मामला नहीं है, ये दुनिया का 20% जो एनर्जी सप्लाई है वो पूरी की पूरी स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जाती है। उसके बाद आप जो अपने हाउथीज को कह के बाब अल मंदेब को भी क्लोज कर रहे हैं, रेड सी में भी आप जाने नहीं देंगे, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से भी नहीं जाने देंगे, तो फिर दुनिया क्या बिल्कुल चुपचाप संजीत बैठी जी, इसको देखते आपके रहेगी? पास आऊंगी। इस बीच हमारे साथ विदेश मामलों की जानकार मल्लिका पांडे भी जुड़ी हुई है, उनका भी स्वागत है। मल्लिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मल्लिका जी, कैसे देख रहे हैं आप ओमान के इस मध्यस्थ की भूमिका को, कैसे टटोल रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से ईरान कहता है हम 7% टैक्स लेंगे, ओमान कहता नहीं नहीं 7 नहीं 3% पे हम राजी हो जाते हैं, तो कौन सी मध्यस्थता ओमान निभा रहा है यहाँ पे? बिल्कुल। नमस्कार रोशनी जी, जैसे कि हम देख रहे हैं कि 5-6 महीने युद्ध को हो चुके हैं। अमेरिका ने $37.5 बिलियन से ऊपर खर्च कर चुका है अमेरिका इस पूरी वॉर में। तो कहीं ना कहीं खाड़ी के देशों को रोशनी जी एक चीज जरूर समझ में आ गई है, जो ये है कि जो अमेरिका की छवि थी कि गारंटर ऑफ पीस, हम युद्ध से पूरे खाड़ी के देशों को बचाव करेंगे, वहां पर एयरबेसेस बनाए अमेरिका ने। अब खाड़ी के देशों को ये समझ में आ चुका है कि अमेरिका कोई गारंटर ऑफ पीस नहीं है, कोई सिक्योरिटी ब्लैंकेट नहीं है, और अमेरिका का एक सुपर पावर होना भी आप हर कोई चैलेंज कर रहा है। उसके खुद के नेटो के देश चैलेंज कर रहे हैं, ईरान ने उसकी इस छवि को चैलेंज कर दिया है। तो कहीं ना कहीं ओमान इस बीच में फंसा है, क्योंकि देखिए हमने कंटिन्यूअसली देखा कि कैसे ईरान यूएस के एयरबेसेस ओमान में टारगेट कर रहा है। नेक्स्ट हो सकता है कि वहां पर डीसैलिनेशन प्लांट्स को भी टारगेट किया जाए, जैसे ईरान ने कुवैत में टारगेट किया डीसैलिनेशन प्लांट्स को। और कुवैत और खाड़ी के कई अन्य देशों का 99% जो पानी है वो डीसैलिनेशन प्लांट से ही ड्रिंकेबल वाटर बनता है। तो कहीं ना कहीं ओमान ये समझ चुका है कि ईरान भी किसी से कम नहीं है। ईरान 8 साल तक कंटिन्यूअसली ये वॉर लड़ सकता है। पिछली बार भी हमने देखा जब इराक ईरान की वॉर हुई थी 1980s में, तो वॉर 10 साल चली थी। तो ओमान को ये पता है कि अगर बहुत टाइम तक ये रूट बंद रहेगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहेगा, तो उसको बहुत ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस का कल फेस करना पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं कि बैकड्रॉप में कैसे ओमान और ईरान अपनी एक डील करनी शुरू कर दी है उन्होंने सेपरेटली। खाड़ी के देशों और अन्य देशों का सलाह मशवरा नहीं मान रहे ओमान हम बैकड्रॉप से हम देख रहे हैं कि डील करने लग गए कि कैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोनों चैनल कर सकते हैं। इनफैक्ट बातें ये भी सामने आ रही थी कि एक रूट क्या पता ईरान ले ले, वापस आने वाला रूट ओमान ले ले, रूट वाइज भी डिवाइड कर सकते हैं, परसेंटेज वाइज भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसे आप। तो मल्लिका जी, आप कहना चाहिए कि यहाँ पे ओमान जो है वो अपने रिश्तों को ईरान के साथ और ज्यादा प्रगाढ़ करने को लेकर यहाँ समझौता किया है, या फिर किसी प्रकार का कोई दबाव भी है ओमान के ऊपर?
बिल्कुल रोशनी जी, दबाव बिल्कुल है, क्योंकि हाँ। जैसे मैंने पहले भी बताया, अमेरिका की जो छवि थी, अमेरिका जो ओमान को बार बार क्लेम कर रहा था कि हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, सिक्योरिटी ब्लैंकेट देंगे, बट ओमान का भी इसमें बहुत लॉस हुआ है। उसकी जो लार्जेस्ट गैस फील्ड थी, शुरुआती दौर में ही हमने देखा कि कैसे वो काफी ज्यादा वहां पर मिसाइल गिराई गई, और आज के टाइम में भी 12% उसका पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो कल उसको पूरा उभरने में जो सीईओ उसकी गैस फील्ड के हैं, उन्होंने बोला कि अगले 5 साल लग जाएंगे इसको हमें पूरा रिकंस्ट्रक्ट करने में। तो ओमान ये जान चुका है कि अगला उसका, पहले उसका पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसका कॉमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर था, नेक्स्ट डीसैलिनेशन प्लांट भी हो सकता है। तो इसीलिए वो ईरान के साथ कहीं ना कहीं बैकड्रॉप में एक चैनल स्टैब्लिश करना चाहता है, बातचीत स्टैब्लिश करना चाहता है, क्योंकि अमेरिका का क्या है, लास्ट में अमेरिका को वॉर पसंद नहीं आएगी, वो रैप अप करके वापस चला जाएगा। बट ओमान तो उसका नेबर है, ओमान के साथ उसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज शेयर करना है। तो अब हम देख रहे हैं कि हर एक खाड़ी का देश कैसे अपने सेल्फ इंटरेस्ट को सर्वोपरि रख रहा है रोशनी जी। ये हम थोड़ा सा देखते आ रहे हैं कि जैसे पहले अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट थे, अब वो चाइना को भी कहीं ना कहीं बातचीत शुरू की है, इंडिया के साथ बातचीत शुरू की। हम यूएई को देख रहे हैं कि कैसे डिफेंस पैक्ट वो इंडिया के साथ भी करना चाहता है, पाकिस्तान के साथ भी बातचीत चल रही है। तो अब ये डाइवर्सिफाई करने लग गए हैं। बिल्कुल, आप एक तरह से सही बोल रही है बालिका जी, क्योंकि यहां पर हम देख रहे हैं सभी देश अपने अपने हितों के हिसाब से बढ़ते नजर आ रहे हैं। फर्क नहीं पड़ रहा इस बात से कि नुकसान क्या हो रहा है। अब ये देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच में तो जो चलना है वो चलता ही रहेगा। भाई हमको जाकर फ्यूचर भी तो अपना देखना है ना। सुजीत जी, ये 160 दिनों से ज्यादा हो गए हैं, 42 जहाज अभी भी वहां पर ऐसे हैं जहां पर 6000 से ज्यादा नाविक हैं, और केवल ईरान जो लगातार हमले कर रहा है, निकल भी वहां से नहीं पा रहे हैं। ऐसे में उनकी ये मजबूरी ही है, या तमाम उन देशों की जो वहां पर टैक्स देने को राजी हो जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि वो रास्ते तो ईरान ही हमको बताएगा ना कि इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में निकलना कहां से है। जो मिसाइलें वहां पर बिछाई गई है, कहीं उसमें खत्म हो गए तो भारी फेरा हो जाएगा फिर तो। देखिए रोशनी जी, इसको समझने के लिए इतना आसान नहीं जैसे मैंने आपको कहा था। ये बात सही है जो पहले प्रवक्ता ने कहा है कि ये सब अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं, लेकिन सब अपना इंटरेस्ट देख के जनरल इंटरेस्ट भी देखा जाता है। अगर ओमान और ईरान मान भी जाता है तो क्या बाकी देश इसको एक्सेप्ट करे? कल तो जितनी स्टेट्स हैं दुनिया में जो नेविगेशन के लिए यूज होती है, मलाका स्टेट है, कल तो इंडोनेशिया, सिंगापुर और मलेशिया भी कहेगा कि हम भी पैसे लेंगे। कल जो बाकी जो मेडिटेरेनियन में स्टेट है वो भी कहेंगे हम पैसा लेंगे। कल जो बाब अल मंदेब है स्टेट है वो भी कहेंगे पैसा। फिर तो इसका मतलब ये है कि इंटरनेशनल जो मैरीटाइम लॉज हैं उनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो ये कोई चीज नहीं है कि ईरान अगर ये चाह रहा है तो ये ही होगा, कोई जरूरी नहीं है। हाँ, ये जरूर मजबूरी है कि जितनी गल्फ कंट्रीज है, चाहे ओमान है, चाहे कुवैत है, चाहे बहरीन है, उनकी मजबूरी है कि वो ईरान के बिल्कुल पास है, और जब चाहे ईरान उनके ऊपर हमला कर सकता है। तो हो सकता है थोड़े टाइम के लिए दब जाए, लेकिन ये कोई ज्यादा दिन चलने वाली कार्रवाई नहीं है। और अमेरिका अगर इसको एक्सेप्ट कर लेता है तो जैसे अभी बता रहे हैं कि वो जो अमेरिका की जो छवि थी वो खत्म हो रही है, उसके बाद तो अमेरिका की बिल्कुल छवि खत्म हो जाएगी। तो ऐसा इतना आसान नहीं है। मैं कह रहा हूं कि ये टेम्परेरी पॉज हो सकता है, दिस में बी टेम्परेरी डिफीट फॉर द अमेरिकन्स, बट अमेरिकन्स विल नेवर एक्सेप्ट कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज का पूरा कंट्रोल ईरान के पास रहेगा। बिकॉज अगर वो होता है तो दुनिया में फिर तो हर जगह जो जहाँ पे भी जो स्टेट्स हैं उनके ऊपर जो है वहां की जो कंट्रीज हैं, कल भारत भी जो है वहां इसमें स्टेट ऑफ इसको मलाका स्टेट के ऊपर जो है हमला कर देगा, रोक देगा। तो इतनी आसानी से ये काम नहीं होगा। हाँ, अभी जो ये कार्रवाई चल रही है वो हम देख रहे हैं, लेकिन इन द लॉन्ग रन दिस विल नॉट हैपन। दिस इज माय व्यू जी। बिल्कुल, देखिए मलिका जी का तो वैसे कहना था कि बाकी जो तमाम देश होंगे, संजीत जी वहां पर अपने अपने फ्यूचर को लेकर सोचते हुए जरूर नजर आएंगे यहाँ पर। लेकिन मलिका जी, जरा इस बात को समझाइए कि अभी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ओमान को कैसे देख रहे हैं, मतलब कैसे मध्यस्थ की भूमिका में स्वीकार कर रहे हैं ओमान को, जब उनको पता चल रहा है कि उनके पीठ पीछे या फिर कहे कि उनके सामने समझौता करता हुआ ईरान नजर आ रहा है। ईरान के साथ ओमान एक पक्ष की बातें कर रहे हैं, उनकी शर्तों को आगे रख रहे हैं, और अमेरिकी जहाजों को या फिर इजराइल के जहाजों को निकलने नहीं दिया जाएगा, इसको लेकर षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो बिल्कुल रोशनी जी, जैसा अमेरिका का थोड़ा सा इतिहास भी रहा है, जहां भी अमेरिका ने पहले अटैक किया है, चाहे वो इराक वॉर में हो, इराक में आज के टाइम में उसने पेट्रो डॉलर का आया, उसको चैलेंज किया डॉलर के किसी के नॉर्म को। तो हमेशा हमने देखा है कि कैसे अमेरिका ने अटैक किया है, बट लास्ट में उसका कौन फायदा उठाता है? चीन की कंपनियां वहां से तेल उठाती है। अफगानिस्तान में हमने देखा 21 साल तक वॉर चली,
अमेरिका वहां से निकल गया। आज के टाइम में कौन फायदा उठा रहा है? कहीं ना कहीं रशिया और चाइना बैकड्रॉप में वहां का भी फायदा उठा रहे हैं। तो अमेरिका का जो हिस्ट्री रहा है वॉर्स में इन्वॉल्वमेंट का, वो इतिहास बहुत बुरा रहा है। कहीं ना कहीं उसको वहां से मुंह की खा के वापस जाना पड़ा है। दूसरी बात यह है, देखिए उसको आदत हो गई है रोशनी जी। कहीं ना कहीं हमने देखा कि पहले उसने वेनेजुला में यही किया। हाँ। वहां पर जो वाइस प्रेसिडेंट थी मादुरो की, उसी को प्रेसिडेंट बना दिया। तो कौन सा सत्ता परिवर्तन हुआ है एग्जैक्टली हमें नहीं पता है। नेटो आज उसके खिलाफ खड़े हो चुका है। डेनमार्क उसके खिलाफ दुनिया भर की चीजें बोलता है। फ्रांस उसके खिलाफ बोलता है। उसके बाद आ जाते हैं हम कहीं बिल्कुल ना कहीं। मल्लिका जी आप बोल रही है, लेकिन यहाँ पे संजीदी लास्ट कमेंट आपसे लेना चाहूंगी कि जरा बताइए अमेरिका का क्या रुख इसके ऊपर होगा, ये समझना अभी सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए रोशनी जी, अमेरिका का रुख इस समय जो है, अमेरिका का रुख थोड़ा सॉफ्ट हो सकता है, लेकिन इन द लॉन्ग रन ये नवंबर के इलेक्शन होने के बाद, उसके बाद जो है अमेरिका दोबारा हमला करेगा। पिछले साल हमला किया था, इस बार ही हमला किया था। स्टेट ऑफ हॉर्मूज को ईरान के कब्जे में वो नहीं आने देगा। ये मेरी बात मान के लिख लो। और जो आने बिल्कुल वाले संजीत जी, समय और में देखिए यही देखने को मिल रहा है, समय का थोड़ा अभाव है, लेकिन अब संजीत जी और मल्लिका जी आप दोनों बड़े विस्तार से बताया इस बात को कि अमेरिका चाहे कुछ हो जाए, गार्जियन उसने मान लिया है खुद को यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, और उसी को लेकर उसके भी रुख देखने को मिल रहा है। फिर बहरहाल यहाँ पे ओमान या फिर ईरान कुछ भी कर ले, इसमें बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का।